आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले जो कोठारी कमीशन के सुझाव से 1968 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, उसके बारे में मैंने सबसे पहले चर्चा किया था। उसके बाद जो जनता पार्टी के समय में 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया था। और आज मैं आप लोगों को श्री राजीव गांधी जी के समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये नीति आई थी, तो इस समय 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो जो 7वां पंचवर्षीय योजना है, उसमें सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, रोज़गार के अवसर प्रदान करना, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति लाना जैसे अनेक बातें कही गई थी। और अगर उसको हम लोग शिक्षा के संदर्भ में सोचें तो उसको काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो शिक्षा में भी लाया गया। तो उसमें जो राजीव गांधी जी थे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति लाना चाहते थे, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति तभी हो सकती है जब वो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और उसमें मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब कि विज्ञान में प्रगति हो। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने पर मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने बल दिया था। तो जो 1986 का जो पॉलिसी है, काफ़ी विस्तृत पॉलिसी है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में एक वीडियो लेक्चर में मैं नहीं कंप्लीट कर सकती, तो इसके कई सारे पार्ट बनेंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को जो सामाजिक जो विषमताओं से जो विषमताओं को दूर करके जो हमारे हर वर्ग तक किस तरीके से शिक्षा पहुंचाई जा सके, उस पे जो नीति ने सुझाव दिए थे, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो हमारा जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, इसमें विस्तार से चर्चा किया गया था कि किस तरीके से समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंच सके। इस पे कई सारे सुझाव दिए गए थे और कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ इसमें दिए गए थे। तो उसका जो है उसकी जो चर्चा है, मैं बहुत ही बिगनिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, उसको मैं पॉइंट वाइज बताती जाऊंगी। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर भी आप लोग बैठ सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को इस चीज़ को विस्तृत रूप से बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा को लेते हैं। स्कूली शिक्षा में भी जो प्री प्राइमरी है उसको लिया जाए। उसमें इस शिक्षा नीति में कहा गया था कि जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनका पोषण पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मतलब जो इसमें एक रिसर्च में पाया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों का जो मानसिक विकास है और जो बौद्धिक विकास है, वो बहुत तेज़ गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। जो मस्तिष्क का विकास बच्चों का 6 वर्ष तक ही काफ़ी, आप लोग देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मन से कोई चीज़ सुनते हैं, बहुत अच्छे से भाषा का ग्रहण करते हैं। इसी वर्ष के बच्चे जो है बहुत अच्छे से, बहुत कठिन से कठिन मातृभाषा भी अगर होता है तो भी बच्चे बहुत अच्छे से वह ग्रहण करते हैं। भाषा का विकास इस समय बहुत अच्छे से होता है। जो कल्पनाशीलता है वह भी इस समय बहुत अच्छा रहता है। तथा जो संज्ञानात्मक, जो कॉग्निटिव जो डोमेन है, उसका भी जो डेवलपमेंट है इसी स्टेज पे होता है। तो इस स्टेज के जो बच्चे हैं, उनका पोषण उनका जो पोषण है उस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसलिए इसमें सुझाव दिया गया था कि उनके जो जैसे अभी आंगनवाड़ी जैसे है, जो प्री प्राइमरी का मतलब कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में है, तो
वो मतलब कि पौष्टिक, जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अवगत कराया जाए, पोषण के बारे में अवगत कराया जाए, ताकि वो जो उनके जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो सही से हो सके, और जन्म के बाद भी उनको उनका टीकाकरण कराया जाए, उनका जो एक तरीके से हाइट और वेट सही से नापा जाए कि मतलब कि वेट के हिसाब से सही हाइट है कि नहीं, और या तो हाइट के हिसाब से वेट है कि नहीं, और उसके साथ साथ उनको ORS और बाकी जो भी मतलब कि अगर कोई बीमारी आता है या तो कुपोषण होता है तो उस समय क्या क्या किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनका जो माताएं हैं उनको एक तरीके से उनको अवगत कराया जाए, उनको जागृत कराया जाए कि ताकि बच्चों का अच्छे से विकास हो सके, और बच्चे जो है जब उनका जो अच्छे से अगर शारीरिक विकास हो सकता है होगा तभी सही से मानसिक विकास हो सकता है। तो इसीलिए उनके पोषण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया था। उसके साथ ही ये भी कहा गया था कि बाल विद्यालय स्थापित किए जाए, और बाल विद्यालयों में बड़े कमरे हो, वहाँ पे अच्छे खिलौने हो, जो एजुकेशनल गेम्स जैसे मतलब कि खिलौने हो, चार्ट हो, नक्शे हो, मतलब पूरा जो कमरा हो वो पूरा जो है एक तरीके से पूरा अच्छे से सजाया गया हो, ताकि बच्चों को ऐसा माहौल मिले, मतलब सजाया क्या एजुकेशनली, जो मतलब कि जैसे सहायता जो सामग्री हो उससे पूरा मतलब जो कमरा है वो मतलब सारे जो सामग्री है वो रखे जाए, ताकि बच्चों को ऐसा माहौल मिल सके कि वो उन जो TLM है और या जो चार्ट है या खिलौने हैं उनको देखकर उनको रुचि हो, मतलब कि पढ़ाई में रुचि हो सके। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए, बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ कराया जाए ताकि बच्चों का जो एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है वो भी इस स्टेज में हो सके। फिर उसके बाद में जो अगला सुझाव दिया गया था वह था कि जैसे अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं उनके लिए आश्रम विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाए। आश्रम विद्यालय वह विद्यालय है, वह आवासीय विद्यालय है जो आदिवासी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता वो विद्यालय नहीं भेज सकते, तो उनका जो भरण पोषण और उनकी जो पूरी जो जिम्मेदारी है वह सरकार की होगी, और मतलब आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा का आलोक पहुंच सके, इसका पूरा ध्यान दिया जाए, इसका ये सुझाव उसमें दिया गया था। तथा जो इसमें ये भी कहा गया था कि जो आदिवासी संस्कृति का संरक्षण हो, ऐसे विद्यालय में ऐसा पाठ्यक्रम या ऐसे पाठ्य योजनाएं बनाया जाए ताकि जो आदिवासी जो संस्कृति है उसका संरक्षण हो, और साथ ही साथ उन बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाए और उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, रेमेडियल टीचिंग किया जाए। रेमेडियल टीचिंग का मतलब यही है कि जिन बच्चे मतलब जो बच्चे मतलब कि मतलब पढ़ाई में थोड़े से पिछड़ जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर उनको मतलब रेमेडी, एक तरीके से क्या होता है कि जब हम लोग जाते डॉक्टर के पास में, हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोग तब डॉक्टर के पास एक रेमेडी खोजने जाते हैं, मतलब कि दवाई लेने जाते हैं। तो वैसे ही रेमेडियल टीचिंग का मतलब ही यही है कि जब बच्चा जो है वो पिछड़ जा रहा है दूसरे बच्चों से, तो उनके साथ ऐसा कौन से शिक्षण अधिगम मतलब कि कौन से टेक्निक्स अपनाए जाए, कौन से ऐसे TLM मतलब कि उनके साथ मतलब कि रखे जाए, ताकि बच्चे जो है वह फिर से सभी के जैसे उसी स्तर में वो आ सके, सभी बच्चों के साथ मतलब कि उसी स्तर उसी लेवल को वो गेन कर सके और वो लोग आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से मतलब कि उनका शिक्षण हो सके। तो आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल खोलना और उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई थी। अगला जो कहा गया था वह था कि जो विकलांग बच्चे हैं
उनको मतलब सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। एक तरीके से समावेशी शिक्षा की बात इसमें कही गई थी कि जो मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक ही साथ पढ़ाया जाए, और जो बहुत ही ज़्यादा दिव्यांगता से मतलब काफ़ी ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए विशेष टीचर्स रखे जाए, ट्रेंड टीचर्स रखे जाए। टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग हो ताकि ऐसे बच्चों के साथ वह डील कर सके, उनकी प्रॉब्लम समझ सके, उनकी मनोवैज्ञानिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सके, और उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आगे जो पॉइंट है वह है नवोदय विद्यालय स्थापित करना। जो बच्चे जो है प्रतिभा, गांव में ऐसे कई प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते, उनके माता पिता फीस नहीं भर पाते, वह फॉर्मल एजुकेशन में नहीं, मतलब कि उनको कोई कठिनाई के कारण वह विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान या उसका सुझाव उसमें दिया गया था। तो इसमें मतलब कि जो विशेष रूप से प्रतिभा संपन्न बालकों को तीव्र गति से प्रगति के अवसर प्रदान करने के लिए एक तरीके से नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक विद्यालय कहा गया था, पेस सेटिंग स्कूल, जिसमें जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं वह उनकी जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की रहेगी, और वही मतलब कि एक तरीके से वो भी रेसिडेंशियल स्कूल होगा, और उसमें जो भी किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, भोजन इत्यादि का व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट करेगी, और बच्चे आराम से बिना किसी भी समस्या के वो पढ़ सके, इसका जो है प्रोविज़न गवर्नमेंट करे। तो इसका सुझाव इसमें दिया गया था। आगे जो मतलब कि जो सजेशन दिया गया था वह है ओपन एजुकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन दिया गया था, ओपन एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मतलब शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। हमारा जो भारत का क्षेत्र है बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत दुर्गम इलाके हैं, तो बच्चे जो है वो फॉर्मल एजुकेशन, कई सारे बच्चे जो है इतना दूर हो जाता है, विद्यालय इतना इंटीरियर हो जाता है कि बच्चे स्कूल तक भी नहीं आ पाते, यूनिवर्सिटी कॉलेज तक तो बहुत दूर की बात है, मतलब स्कूलिंग भी नहीं वो कर पाते हैं। तो उसके लिए जो है दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान किया जाए, इस नीति में इसकी बात की गई थी। तो जैसे इस नीति के बाद ही जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, खोला गया था 1989 में, जो बहुत ही कुशलता से अपना जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है। और NIOS जो है वो अपने में एक बोर्ड है, जैसे कि CBSE ICSE बोर्ड्स होते हैं, वैसे NIOS बोर्ड है, और वह जो है ओपन स्कूलिंग, मतलब कि बच्चे जो हैं अपने तरीके से, अपने समय से वह पढ़ सकते हैं, और मतलब कि इसमें जो है क्लास 12 तक उसमें पूरा दिया गया है। इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी है, मतलब कि जो व्यावसायिक शिक्षा भी NIOS में रखा गया है। साथ ही जो IGNOU है, आप लोगों ने नाम सुना होगा IGNOU का, जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो 1985 में उसकी स्थापना हुई थी। और इस नीति में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके उसको सुदृढ़ करने की बात की गई थी। साथ ही साथ IGNOU का जो एक्सपर्टाइज़ है या जो रिसोर्सेस है, इसमें कहा गया था कि वह दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ भी साझा करे, ताकि दूसरे विश्वविद्यालय भी ओपन एजुकेशन के सेक्टर में आगे बढ़ सके, अपना पाठ्यक्रम, अपनी पाठ्य योजना, अपनी पाठ्यपुस्तक डेवलप कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों तक शिक्षा पहुंच सके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्कूल में जाना पड़ेगा या कॉलेज में ही जाना पड़ेगा और रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, वह अपने हिसाब से पढ़ सके, इसका भी प्रोविज़न रखा जाए इस नीति में। ये एक तरीके से मैं कहूँगी कि एक
काफ़ी बड़ा एक रेनेसां है मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में, ओपन एजुकेशन। और इस ओपन एजुकेशन में जो मतलब कि एक तो जो बीच में से ही कहीं से छोड़ चुके हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं या कॉलेज छोड़ चुके हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। और जो जिन बीच में और जिनके लिए चुनौती है मतलब कि दुर्गम इलाकों में है, वो भी कर सकते हैं, या जो भी खाली बैठे हैं वो भी शिक्षा ओपन एजुकेशन से ले सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से ओपन एजु और इसके साथ इसमें भी काफ़ी सारे व्यावसायिक शिक्षा भी, इसमें इग्नू में तो काफ़ी सारे व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। तो इससे जो शिक्षा का जो स्तर है वह बढ़ाना और उसके साथ साथ शिक्षा को हर मतलब कि दूर दराज तक पहुंचाना, ये दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य था। और इसी से मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बल दिया जाए, ओपन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात इसमें कही गई थी। अच्छा, इसके साथ जो दूरस्थ शिक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की भी बात की गई थी। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अब जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑफ कोर्स इससे होता है, बट जो किताबें आप लोग अगर देखें, जो दूरस्थ शिक्षा के के माध्यम से जो किताबें आती हैं, जो यूनिवर्सिटी से आती है किताबें, उनकी मतलब कि आप देखेंगे कि किस तरीके से वह एक एक पैराग्राफ मतलब कि लिखा रहता है, कंटेंट को मतलब कि छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं, फिर उसके बाद एक अलग एक टॉपिक होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान करती है। यह सिर्फ इंटरनेट या मतलब कंप्यूटर से ही रिलेटेड नहीं होती है। जो किताबों में भी अगर आसानी से किसी भी कंटेंट को प्रस्तुत करना भी टेक्नोलॉजी है। जो आप अगर इग्नू का या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आप जो बुकलेट आता है वो देखेंगे, बहुत आसान भाषा में लिखा रहता है, बहुत सारे जीवन के साथ रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो उसमें दिए रहते हैं, ताकि हम लोग आसानी से उस चीज़ को समझ सके और छोटे छोटे कंटेंट फ्रैगमेंट्स में मतलब कि उसको तोड़ के, मतलब एक बड़ा चैप्टर है उसको छोटे छोटे कंटेंट में तोड़ के फिर मतलब कि उसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप उस क्वेश्चंस को करते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं कि हमें कितना कितना हमें आ गया है उस चैप्टर में, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से उसमें किताबें दी हुई होती हैं। तो जो किताबें बनती हैं वो भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी का ही काम करती है, क्योंकि वो हमारा जो मतलब कि हमारी जो हमारी जो लर्निंग है उसको आसान करती है। और उसके साथ साथ हम ICT जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, हाँ, दूसरे तक पहुंचाना, वही ICT है। तो उसमें एक तरीके से जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को मतलब कि पहुंचाना, उसको ICT के दायरे में रखा जाता है। जैसे कि ब्लूटूथ, उसमें एक मतलब कि ब्लूटूथ हुआ, इंटरनेट हुआ, वायरलेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाना, तो उसको हम लोग ICT कहते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है ओपन एजुकेशन में। फिर आगे इसमें प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई थी। प्रौढ़ शिक्षा मतलब एडल्ट एजुकेशन, जिसमें एक तरीके से 15 से 35 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उनको शिक्षित कराने की उसमें बात की गई थी। और मतलब कि एक तरीके से जो हम कह रहे हैं ना कि हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचना, इस नीति का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था। तो इसमें एडल्ट एजुकेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट था, जो व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे कि हम लोग बैंक्स में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, बहुत जो महिलाएं हैं उनको फॉर्म भी नहीं भरना आता है और हम लोग उनका फॉर्म भरते हैं। तो जो व्यवहारिक ज्ञान है वो कम से कम उनको आ जाए, सिग्नेचर करना उनको आ जाए, छोटे मोटी चीज़ें मतलब उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आ जाए, इस तरीके की चीज़ें हो, तो उसका मतलब कि जो एक तरीके से
एक तरीके से इसमें कोशिश किया गया था। तो प्रौढ़ शिक्षा में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 1988 में स्टार्ट किया गया था, राजीव गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको व्यवहारिक ज्ञान मिल जाए, और वह कम से कम जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी कहा फॉर्म भरना, और मतलब कि कुछ मतलब कि नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ लेना और नॉर्मली अपना सिग्नेचर कर लेना, इस तरीके की चीज़ें आ जाए। तो इस तरीके की कोशिश मतलब कि इसमें ये सुझाव दिया गया था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर अगला जो पॉइंट है वह है स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा के बारे में भी काफ़ी विस्तार से इसमें मतलब सुझाव दिए गए थे कि जो महिलाएं हैं उनको छात्रवृत्ति मिले, उनका मतलब कि उनका छात्रावास जो है वह स्थापित हो, और जो व्यावसायिक शिक्षा है वह महिलाओं को दिया जाए, इस तरीके की बातें कही गई थी। और उसके उपरांत ही हम लोग देखते हैं कि जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में स्थापित हुआ, जो आवासीय विद्यालय है, जो आज भी महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ आप लोग प्राइमरी में देखेंगे मीना मंच। मीना एक काल्पनिक एक कैरेक्टर है जो गांव की लड़की को रिप्रेजेंट करती है, और जो गांव की जो लड़कियां हैं उनको एजुकेशन में जो जो प्रॉब्लम्स आती है वह छोटे छोटे स्टोरीज़ के तहत इसमें मीना मंच में कहा जाता है। जैसे मीना मंच में जो गांव की लड़कियों में जल्दी शादी हो जाती है, पोषण की कमी होती है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर जो मतलब कि दिक्कतें आती है, उनको कैसे स्वच्छता का पालन करना चाहिए, और किस तरीके से उनका जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब कि जो लड़कियां आती भी है बट बीच में से स्कूल से चली जाती है, वह कैसे कम हो। तो मीना एक काल्पनिक लड़की है, और उसी के थ्रू काफ़ी छोटे छोटे स्टोरीज़ के थ्रू एक अवेयरनेस मतलब लाने की कोशिश की गई थी DPEP कार्यक्रम के तहत, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत ये मीना मंच का जो कार्यक्रम है वह चलाया गया था। उसके बाद में माँ बेटी मेला करके चला गया था, जो माताएं और बेटियों को साथ में मतलब कि उसमें सम्मिलित किया जाता था, और माताओं को एक तरीके से ये अवगत कराया जाता था, ये जागृत कराया जाता था, जागृति दी जाती थी कि क्यों बेटियों को स्कूल ले जाना, उनकी शिक्षा का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब उस मेले में बताया जाता था। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें, कई सारे डेवलपमेंट्स जो 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखा गया। तो हम लोग ने समूचे ढंग से देखा कि कैसे जो छोटे बच्चों से लेकर जो जैसे पौष्टिक मतलब कि पोषण में ध्यान दिया गया, कैसे आदिवासी क्षेत्र में स्कूल खोलने की बात कही गई, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो बहुत कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना, चाहे वह स्त्री शिक्षा हो या मुक्त विश्वविद्यालय हो या फिर दूरस्थ शिक्षा हो, हर तरीके से इस शिक्षा नीति में समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुँचे, इसका प्रयास किया गया। तो इसके आगे हम लोग जो ढांचागत सुधार या मतलब कि जो उसके जो किस तरीके से जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए, उसके बारे में बात की गई है। और बाकी भी जो सर्व शिक्षा अभियान है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आगे के वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग ने नॉर्मली बस इसका जो एक फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में चर्चा किया कि किस तरीके से समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंच सके और उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए गए थे इस नीति में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या सुझाव दिए गए थे, या कैसे इंस्टीट्यूशन को मतलब कि एक तरीके से लीगल राइट्स देने का मतलब कि सुझाव दिया गया था। आगे इन सब चीज़ों के मतलब एक तरीके से ढांचागत सुधार कैसे किया गया था शिक्षा में, उसके बारे में आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आगे के वीडियो लेक्चर सेशन में। थैंक यू।